आज की क्लास में हम प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा को लेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में बताया है और वह एथेंस में फैली हुई अस्थिरता, अव्यवस्था, अति व्यक्तिवाद, अक्षमता रहित व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। और उस आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक तरह से प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य को स्थापित करने का एक प्रमुख साधन है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को इतना अधिक महत्व दिया कि हम प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस या न्याय से संबंधित ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। प्लेटो का ये मानना था कि जब तक हम समाज में, राज्य में न्याय व्यवस्था को स्थापित नहीं करते हैं, तब तक हम समाज में व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने न्याय को प्राप्त करने के लिए या न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए अपने दो न्याय सिद्धांत के साधन बताए। और उसमें हम मुख्यतः शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांत को लेते हैं। और साम्यवाद के सिद्धांत को भी प्लेटो ने दो भागों में विभाजित किया, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवार का साम्यवाद। और इन सभी के माध्यम से प्लेटो एक आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहता था, एक दार्शनिक राजा को प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि एक दार्शनिक राजा ही समाज में व्यवस्था को स्थापित कर सकता है। जिस तरीके का वातावरण, माहौल प्लेटो ने एथेंस में देखा था, उसके पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया है कि समाज में, राज्य में अगर हमें शांति बना करके रखनी है और सभी व्यक्तियों का विकास करना है, सभी व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुरूप विकास करें, इसके लिए हमें समाज में न्याय को स्थापित करना होगा। और इस आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के दो प्रकार बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। क्योंकि प्लेटो व्यक्ति को एक समष्टि के रूप में देखता है, पूरे समाज के रूप में देखता है। और इसीलिए प्लेटो ये कहता है कि पहले हमें न्याय को व्यक्तिगत स्तर पर लागू करना होगा। और इसके संदर्भ में प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में तीन गुण जो है विद्यमान रहते हैं, एक दर्शन तत्व, साहस तत्व और वासना तत्व। और इन तीनों तत्वों में सामंजस्य होने पर ही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न्याय को स्थापित कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप मान करके चलता है। जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर न्याय को स्थापित नहीं करेंगे, अगर हमारे जो गुण हैं उन तीनों गुणों में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर न्याय को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर न्याय स्थापित कर लेंगे तो सामाजिक स्तर पर न्याय स्वयं ही स्थापित हो जाएगा। और व्यक्ति के इन तीन गुणों के आधार पर ही प्लेटो अपने समाज में, अपने राज्य में तीन वर्गों की बात कहता है। वही कहता है कि इन तीन गुणों के आधार पर ही समाज में तीन वर्गों का निर्माण होगा। जिन व्यक्तियों में दर्शन तत्व की, दर्शन की, विवेक की, बुद्धि की प्रचुरता है, वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। जिन व्यक्तियों में साहस तत्व की प्रधानता है, वह सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। और जिन व्यक्तियों में वासना या क्षुधा तत्व की प्रधानता है, वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। और यह तीनों वर्ग जब अन्य किसी
वर्ग के व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करेंगे तो स्वयं ही न्याय जो है स्थापित हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक वर्ग अपने कार्य को संचालित करे, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो न्याय ही स्थापित हो जाएगा। तो समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए हमें पहले व्यक्तिगत स्तर पर न्याय को स्थापित करना होगा और उसी से ही समाज में व्यवस्था जो है वो स्थापित हो सकती है। और इस प्रकार से दो प्रकार जो है वो न्याय के संबंध में बताता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। और इनके माध्यम से ही हम शांति और व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। समाज में जो अराजकता है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। प्लेटो ने अपना स्वयं का न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले प्लेटो ने एथेंस में उस समय विद्यमान न्याय से संबंधित जो विचारधाराएं थी उनका अध्ययन करने का कार्य किया। उस समय एथेंस में न्याय के संबंध में तीन तरह की विचारधाराएं थी, परंपरावादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा। प्लेटो ने इन तीनों विचारधाराओं का अध्ययन किया और इन तीनों विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात इनमें जो विशेषताएं थी, जो अच्छी बातें थी, उनके आधार पर प्लेटो ने अपना स्वयं का न्याय सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। तो उस समय की जो पहली विचारधारा थी परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा में हम ये देखते हैं कि यह विचारधारा, जो परंपरावादी विचारधारा है, इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक जो है सेफालस थे। सेफालस उनके पुत्र थे पोलीमार्कस, वह भी इसके समर्थक थे, वह भी उसके प्रतिपादक थे। इन्होंने परंपरावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और उसके संबंध में उनका ये कहना था, मतलब कि सेफालस और पोलीमार्कस ये मानते थे कि न्याय से तात्पर्य नैतिकता से है। जैसे कि सत्य बोलना, आपने जो कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज आप चुका देते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, और जो व्यक्ति आपके साथ में बुरा व्यवहार करता है उसके साथ में बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब कि सेफालस और पोलीमार्कस जिन्होंने यह सिद्धांत या ये विचारधारा प्रतिपादित की, उसके अनुसार सिर्फ यह ही न्याय है। लेकिन प्लेटो सिर्फ इनको ही न्याय मान करके नहीं चलता है, वह इन विचारों का खंडन करता है और इसके संबंध में वो ये कहता है कि न्याय एक कला नहीं है ना। कला जो है कभी भी कोई कला अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन न्याय जो है हमेशा भलाई की तरफ जो है प्रवाहित होता है। न्याय में कभी भी कोई बुराई या गलत कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय एक कला है। जैसे चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, अपनी कला का प्रयोग जो है अपने पेशेंट को, अपने रोगी को ठीक करने के लिए करता है। वह उसे कभी भी बीमार करने या उसको नुकसान पहुंचाने के हिसाब से उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए न्याय एक कला है। दूसरी बात जो कि सेफालस और पोलीमार्कस कहते हैं कि सत्य बोलना और कर्ज चुकाना जो है, इसको भी हम न्याय मान करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपने जो कर्ज लिया है वह कर्ज आप चुका रहे हैं, तो उसमें कोई न्याय और अन्याय की बात नहीं है। आपने जो कर्ज लिया है, ऋण लिया है, वो आपको चुकाना ही है, अदा करना है, ठीक है। और सत्य बोलना, ये सब नैतिकता की बातें हैं, इसको हम न्याय मान करके नहीं चल सकते हैं। और साथ में उनका ये कहना है कि हमें मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, इसको भी हम न्याय मान करके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु एनिमी कौन है, इसकी जानकारी हमें बहुत बार नहीं हो पाती है। अगर फॉर सपोज हम मान भी लें तो हम अपने मित्रों के साथ तो अच्छा व्यवहार ही करेंगे,
शत्रुओं के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम उनको और ज्यादा बुरा बनाते हैं, और इसलिए प्लेटो इसका फेवर नहीं करता है। प्लेटो ये कहता है कि हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनके साथ तो हम अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे जो शत्रु हैं उनके साथ यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हम उनको और बुरा बना रहे हैं, जो कि हमारे न्याय का पर्पज जो है वो नहीं है। और इसीलिए प्लेटो जो है परंपरावादी विचारधारा को अस्वीकार कर देता है। दूसरी जो विचारधारा है उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो थ्रेसिमेकस है। और थ्रेसिमेकस क्या मानते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात को वह स्वीकार करते हैं, ठीक है। और उनके विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। और इसके अनुसार समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है वह अपने जो शासक है उसकी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करें, और इसे भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं, एक राजा का उद्देश्य क्या है कि अपने समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कल्याण करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास शक्ति है वह अपने हितों की पूर्ति कर लेंगे, और जो शक्तिहीन है उनका शोषण होगा। तो उससे समाज में व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई? उससे तो समाज में जंगल राज्य स्थापित हो जाएगा। एक शासक का उद्देश्य तो अपने समाज में, अपने राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कल्याण करना होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का कल्याण और हित करना। और इस आधार पर भी प्लेटो इस विचारधारा को अस्वीकार कर देता है। और तीसरी जो विचारधारा है जिसको कि हम यथार्थवादी विचारधारा कह रहे हैं, इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं, जो समर्थक हैं, वह हैं ग्लाउकन, जो कि ये मानते हैं कि न्याय जो है वह भय का शिशु है। व्यक्ति न्याय का पालन जो है तब तक करते हैं जबकि उनके ऊपर इसके संबंध में कोई भय होता है, चाहे वो दंड का भय हो, चाहे वह शक्ति का भय हो। तो उससे क्या होगा कि जो अन्यायी व्यक्ति जो है वही व्यक्ति इसमें जो है सुखी रह सकता है। तो प्लेटो जो है इन सभी विचारधाराओं को अस्वीकार कर देते हैं, और इन सभी विचारधाराओं को अस्वीकार करने के बाद अपनी स्वयं की जो न्याय संबंधी जो विचारधारा है उसको वह प्रतिपादित करते हैं। मतलब कि इन तीनों विचारधाराओं में एक जो हमें कॉमन जो विशेषता दिखाई देती है वह ये कि ये तीनों ही विचारधाराएं जो हैं वह न्याय को बाह्य वस्तु मान करके चलते हैं, कि न्याय जो है बाहरी वस्तु है। और इसके विपरीत प्लेटो क्या मानता है कि न्याय बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय कृत्रिम नहीं है। न्याय जो है आत्मा के अंदर की एक सुंदर वस्तु है, जिसके आधार पर हम समाज में व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। वो ये कहता है कि न्याय जो है नैतिकता पर आधारित होती है। न्याय वर्तमान कानून पर आधारित व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही, मतलब कि उनमें स्वयं ही ये इच्छा जागृत होती है कि हम सिर्फ अपने अपने कार्यों को संपादित करें। उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। मतलब कि वो स्वयं ही समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और न्याय का पालन करते हैं। न्याय जो है न तो बाह्य वस्तु है और न्याय न ही यह एक कृत्रिम वस्तु है। ये व्यक्ति की अंतर आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, और उसके लिए हमें बाहर से इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। और उससे क्या होगा, समाज में व्यवस्था जो है वो स्थापित होगी। लेकिन जब हम प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की वर्तमान कानूनी व्यवस्था से तुलना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि न्याय जो है वह आंतरिक वस्तु नहीं है। न्याय नैतिकता पर आधारित नहीं होती, क्योंकि नैतिकता के आधार पर हम सभी व्यक्तियों से
ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वह सिर्फ अपने कार्यों को ही करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहता था, जिस दार्शनिक राजा को वो प्राप्त करना चाहता था, अपने जीवन के अंत में वो स्वयं इस चीज को महसूस कर रहा था कि इस तरीके का आदर्श राज्य और इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। स्वर्ग में भले ही विद्यमान हो। और अपने अंतिम ग्रंथ लोज में वो कानून की महत्ता को भी स्वीकार कर लेता है, जबकि रिपब्लिक में वो कानून को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अपने न्याय सिद्धांत को कानून पर आधारित नहीं मानता है, बल्कि नैतिकता पर आधारित मानता है कि नैतिकता के आधार पर हम समाज में व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। लेकिन नैतिकता के पीछे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। उसके आधार पर हम सभी व्यक्तियों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह सही कार्य को करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो प्लेटो ने अपना जो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसका ये मानना था कि इसके आधार पर हम समाज में व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं जो है वो बताई, जिसमें पहली विशेषता जो है कि तीनों गुणों का समावेश। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर दोनों पर वो न्याय की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है व्यक्तिगत स्तर पर जब सभी व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर सामंजस्य और संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करेंगे, तो उससे व्यक्तिगत न्याय जो है स्थापित होगा। और तीनों वर्ग जब समाज में, राज्य में अपने अपने कार्य को करेंगे, तो उससे सामाजिक न्याय जो है वो स्थापित होगा। तो पहली जो विशेषता है तीनों गुणों का समावेश। दूसरी है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सदस्यता किस लिए स्वीकार करता है कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो राज्य में रहकर ही पूरी हो सकती है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी प्रकार की आवश्यकताएं राज्य में रहकर के पूरी हो सकती हैं। और इसीलिए वो राज्य रूपी संस्था का सदस्य जो है वह बनता है। अकेला रह करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। और इसी के संदर्भ में प्लेटो ने अपना नया सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, और उसमें ये कह रहा है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को करेंगे, दार्शनिक वर्ग राज्य को संचालित करने का कार्य करेगा, विवेक और बुद्धि के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग जो है वह अपने राज्य की सुरक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा। और ये तीनों वर्ग जब अपने अपने कार्य को करेंगे, तो वह उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब एक कार्य को लंबे समय तक करता है, तो वह उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है, उसमें वह निपुण हो जाता है, वह उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो उससे क्या होगा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, मतलब कि कार्य पृथक्करण के साथ साथ में कार्य विशिष्टता या विशेषज्ञता का सिद्धांत जो है वह भी लागू हो जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग जो है अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को सही तरीके से संचालित कर पाएगा, उनमें निपुणता जो आ जाएगी, और उस निपुणता का, उनकी उस विशेषज्ञता का फायदा जो है वो समाज को प्राप्त होगा। तीसरा जो है, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को नैतिकता पर आधारित मान करके चल रहा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानून पर आधारित नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा के आवाज पर जो है अपने अपने कार्य को करेंगे। और इसके लिए प्लेटो ने अपना जो है शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था, ताकि व्यक्तियों की आत्मा जो है इतनी उन्नत हो जाए, प्रकाशोन्मुख हो जाए कि वह सिर्फ अपने कार्य को करें, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। क्योंकि प्लेटो कहीं पर भी अधिकारों की बात नहीं करता है। प्लेटो सिर्फ कर्तव्यों की बात करता है, और वो ये कहता है कि व्यक्तियों का अस्तित्व जो है राज्य के लिए है। व्यक्ति साधन है और राज्य जो है साध्य है। प्लेटो व्यक्तियों से ज्यादा राज्य को महत्व देता है, उसको महत्वपूर्ण मान करके चलता है। और इसीलिए प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को पूरे तरीके से नैतिकता पर आधारित मान करके चल रहा है कि न तो न्याय कोई बाह्य वस्तु है, न्याय न ही कोई कृत्रिम वस्तु है, और न ही न्याय जो है कानून पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग
किसी दूसरे व्यक्ति या वर्ग के कार्यों में किसी तरीके का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने कार्य को करेंगे और उससे समाज में न्याय अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसके अधिकारों का मतलब कि किसी भी तरीके से हनन नहीं कर रहे हैं, तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। न्याय कब टूटता है या समाज में अव्यवस्था कब फैलती है? जब या तो कोई वर्ग या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाता है, उनके अधिकारों का हनन करता है, या कोई वर्ग जो है दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाता है या उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या हनन करने की कोशिश करता है। प्लेटो ये कह रहा है कि उसका जो समाज है, उसका जो आदर्श राज्य है, उसमें न तो कोई व्यक्ति न ही कोई वर्ग जो है किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, और उसमें से समाज में न्याय अपने स्थापित हो जाएगा। हमें कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। समाज में नैतिकता के आधार पर ही स्वयं ही न्याय जो है वो स्थापित हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो ने अपनी लंबी चौड़ी शिक्षा के माध्यम से उसने व्यक्तियों को इतना योग्य, इतना मतलब कि कार्यकुशल जो है, इतना निपुण जो है, उतनी उनकी आत्मा को इतना ज्यादा प्रकाशोन्मुख कर दिया है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तियों में मतलब कि जो भी अ, समाज के प्रति मोह माया है उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि प्लेटो अपने दार्शनिक वर्ग और सैनिक के लिए परिवार और संपत्ति रखने की छूट नहीं देता है, सिर्फ उत्पादक वर्ग को उसने ये छूट दी है। तो जब हमारा कोई मोह नहीं है, तो फिर हम अपने कार्य को बिना किसी मतलब ईर्ष्या और द्वेष के करेंगे, तो उससे समाज में व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। प्लेटो मत कि व्यक्ति को, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अति व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं देता है। प्लेटो राज्य को महत्वपूर्ण मान करके चल रहा है, और इसीलिए उसका पूरा फोकस जो है, क्योंकि वो पूरे समाज के बारे में सोच रहा है, पूरे राज्य के बारे में सोच रहा है, वो बार बार समष्टि की बात करता है। वो कह रहा है कि छोटी लाइन के बजाय हम बड़ी लाइन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राज्य जो है व्यक्ति का ही एक वृहत रूप है, बड़ा रूप है, और उसके माध्यम से हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो प्लेटो जो है अति व्यक्तिवाद, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने के पक्ष में नहीं है। वो ये कहता है कि व्यक्तियों का राज्य से बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने व्यक्तित्व का जो विकास है, अपना सर्वांगीण विकास सिर्फ राज्य और समाज में रहकर ही कर सकता है, और इसीलिए उसने अति व्यक्तिवाद का विरोध किया है। और इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है सावयव एकता का सिद्धांत, कि व्यक्ति का महत्व तब तक है जब तक कि वो राज्य से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हमारे अंगों का महत्व तब तक है जब तक कि वह हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, उनसे अलग उनका कोई भी महत्व नहीं है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है दार्शनिक शासक। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत का जो प्रमुख उद्देश्य जो है वह ये है कि एक दार्शनिक राजा को प्राप्त करना, एक आदर्श राज्य को स्थापित करना, जो कि इस संसार की मोह माया से मुक्त हो, जो कि दर्शन से, विवेक से, बुद्धि से परिपूर्ण हो, और उसके आधार पर वह समाज में जो है व्यवस्था को स्थापित कर सके। ठीक है। इसके आगे हम लेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। मतलब कि प्लेटो ने इतनी लंबी चौड़ी जो न्याय व्यवस्था रखी है, जिसको कि हम अव्यवहारिक मान करके चल रहे हैं, काल्पनिक मान करके चल रहे हैं, और स्वयं प्लेटो भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यह एक काल्पनिक व्यवस्था है, क्योंकि प्लेटो ने स्वयं यह कोशिश की थी सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस को 2 बार दार्शनिक राजा बनाने के लिए शिक्षा देने की, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया था। तो प्लेटो का ये जो पूरा चिंतन जो है वह काल्पनिक है, और स्वयं भी इस बात को मान करके चलता है, और यही बात हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी देखते हैं, और इसी आधार पर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना जो है वो करते हैं। पहली जो आलोचना है वह है नैतिकता व कानून में भेद का अभाव। मतलब कि प्लेटो ने कानून और नैतिकता को एक चीज मान लिया है, जबकि कानून और नैतिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। नैतिकता के आधार पर हम समाज में व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहला पॉइंट है इसमें, नैतिकता व कानून में भेद का अभाव।
नैतिकता हम किसे मानते हैं? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना, ये सब चीजें ही नैतिकता ना, ये है। लेकिन हम इस नैतिकता के आधार पर समाज में व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं। समाज में व्यवस्था सिर्फ कानून के आधार पर ही स्थापित हो सकती है, क्योंकि कानून के पीछे दंड की शक्ति होती है, नैतिकता के पीछे कोई दंड की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों से हम ये अपेक्षा करें कि वह अपना कार्य करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह व्यवहार में संभव नहीं है। और इसी के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कानूनों के पीछे दंड की शक्ति होती है। मतलब कुछ व्यक्ति कानूनों का पालन किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि कानूनों के पालन से हमारा जीवन जो है सुरक्षित है, हमारी संपत्ति सुरक्षित है, इसलिए वो कानूनों का पालन करते हैं। कुछ व्यक्ति कानून का पालन किस लिए करते हैं? कि उनको ये लगता है कि यदि हमने कानून को उल्लंघन किया तो हमें दंड जो है मिल सकता है, इसलिए वो कानूनों का पालन करते हैं। मतलब कि दंड के भय से कानूनों का पालन जो है, कुछ तो स्वयं ही कानूनों का पालन करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कानून हमारे हित के लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम स्वयं को सुरक्षित रख सकें, संपत्ति को सुरक्षित रख सकें और अपना सुखमय जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है अपने स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है। क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है? होता है राज्य में रहने वाले, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कल्याण करना, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसीलिए व्यक्ति राज्य का सदस्य बनता है। लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो सभी व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती है, और उसके लिए ही हमें कानूनों की आवश्यकता होती है। अगर कानून नहीं होंगे तो समाज में जंगल राज्य जो है वो स्थापित हो जाएगा, लेकिन प्लेटो इस चीज को नहीं मानता है। और कुछ व्यक्ति जो है फिर भी कानूनों का पालन नहीं करते हैं, और उन व्यक्तियों के लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन प्लेटो जो है इस बात को नहीं मानता है। प्लेटो नैतिकता और कानून में किसी भी तरह का फर्क जो है वो नहीं करता है, और इसी आधार पर हम प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की आलोचना जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो आलोचना है वह है, नेक्स्ट आलोचना है अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। नेक्स्ट आलोचना इसकी है अधिकारों एवं दंड की व्यवस्था का अभाव। क्योंकि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को सिर्फ नैतिकता पर आधारित मान करके चल रहा है, और इसीलिए उसने कहीं पर भी दंड की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, और बिना दंड के हम समाज में व्यवस्था बनी रहे इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जबकि प्लेटो ने कर्तव्यों की बात करी है, लेकिन प्लेटो कहीं पर भी अधिकारों की बात नहीं कर रहा है कि व्यक्तियों के किसी प्रकार के अधिकार होंगे। वो कह रहा है कि व्यक्तियों के कर्तव्य होंगे, दार्शनिक वर्ग ये करेगा, सैनिक वर्ग ये करेगा, उत्पादक वर्ग ये करेगा। उनके कर्तव्यों की बात करी है कि ये कार्य करेंगे, लेकिन उनको क्या अधिकार मिलेंगे इनकी चर्चा नहीं करता है। जबकि हम वर्तमान में क्या देखते हैं? अधिकार और कानून एक दूसरे के पूरक है। जहाँ पर अधिकार है वहां पर कर्तव्य है, जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार भी है। लेकिन प्लेटो राज्य को महत्वपूर्ण मान रहा है, इसलिए उसने सिर्फ व्यक्तियों के कर्तव्यों की चर्चा की है, अधिकारों की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है संप्रभुता का अभाव। आधुनिक राज्यों की प्रमुख विशेषता क्या है? संप्रभुता। लेकिन प्लेटो अपनी न्याय व्यवस्था में कहीं पर भी संप्रभुता की चर्चा जो है वो नहीं करता है, कि अधिकार सत्ता या संप्रभुता किसमें होगी, क्या होगी, उसके बारे में कोई भी वो चर्चा नहीं करता है। और इस आधार पर भी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के पूर्ण विकास में असमर्थ।